हेलो एवरीवन। हम लोग आने वाले पीसीएस तथा आरओ एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट के जीएस के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें भी आज हम लोग 11 चैप्टर मतलब कि पार्लियामेंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इसके पहले सभी चैप्टर को कराया मैंने, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये होती है संसद में। तो संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए 1956 में सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 पारित किया था और 2019 में ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन एक्ट लेके आए हैं 2019 में, जिसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या पहले तो 31 थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 33+1, मतलब कि 33 अन्य होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो नेक्स्ट है वही क्वेश्चन है रिपीटेड कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये है पार्लियामेंट में। तो ये 2021 के पीसीएस में पूछा गया है और ये 2022 में स्टाफ नर्स में आया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला कह रहा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है इसके लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वो आधारित है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है, यदि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो किस लिए ला रहे हैं कि उनको स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला कथन बिल्कुल भी सही है। दूसरा ये कह रहा है कि जो राज्यसभा है इसको अविश्वास पर विचार करने का अधिकार भी नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसका दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, इसके दोनों ही कथन सही हैं। तो यदि हम बात करें अविश्वास प्रस्ताव की, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो आर्टिकल 75 इसमें जो कहा गया है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी वो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मतलब कि लोकसभा के प्रति जवाबदेही का मतलब क्या है कि इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। ठीक है, किसके? लोकसभा में। तो यदि लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक मंत्रिपरिषद है, और यदि लोकसभा में बहुमत चला गया तो मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है, मतलब कि मंत्रिपरिषद भी चली जाती है। और इसके खिलाफ मतलब कि मंत्रिपरिषद के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है ये पारित होने पर जो प्रधानमंत्री है उसके साथ मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये याद रखेंगे कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो प्रधानमंत्री सहित जितने भी मंत्रिपरिषद होंगे इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है जिन पर वह आधारित है, मतलब कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं यदि, तो बताने की जरूरत नहीं है हम क्यों ला रहे हैं, किस लिए ला रहे हैं। ठीक है, और राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार ही नहीं होता है। तो बिल्कुल भी सही है, क्योंकि यदि हम ला रहे हैं लोकसभा क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इनका संबंध लोकसभा से होता है, तो राज्यसभा को इस पर विचार करने का अधिकार ही नहीं होगा। नेक्स्ट कहा गया कि भारत की जो संसद है इसको कानून निर्माण की शक्ति के लिए क्या प्राप्त है, मतलब कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। तो भारत की जो संसद है इसको कानून के निर्माण की शक्ति निम्नलिखित में से किसके लिए प्राप्त है? तो ये भारत के संघ के लिए कानून बना सकती है पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। भारत का प्रदेश या फिर उप प्रदेश लाइक डोमिनियन स्टेट के लिए भी कानून बना सकती है, और विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति के लिए ये कानून बना सकती है भारत की पार्लियामेंट। तो इसके तीनों ही कथन सही हैं। तो भारतीय पार्लियामेंट की बात करें तो इसके पास जो संघ सूची के विषय हैं उन पर, साथ ही अवशिष्ट शक्ति जो है उन पर भी कानून बनाने का विशिष्ट अधिकार है। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और यदि दो या फिर दो से अधिक राज्य इनके मध्य कोई भी विवाद होता है तो जो पार्लियामेंट है वो समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। और जो संसद है, संसद की जो विधि होगी वो राज्य विधानमंडल पर प्रभावी भी होगी। और विश्व में कहीं भी रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं और उनकी संपत्ति है उनके लिए भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जाएगा? तो हो जाएगा 60 डेज। ये पीसीएस प्री के 2018 में तथा 2019 में भी पूछा गया है। तो यदि कोई संसद सदस्य है वो सदन की अनुमति के बिना 60 डेज की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। और जो 60 डेज की गणना होगी वो सदन के स्थगन या फिर सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी ग्रेट ब्रिटेन से। और हमारे भारत में भी संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन में। और संसदीय सरकार को एक कैबिनेट सरकार या फिर उत्तरदायी सरकार कहते हैं। इसमें क्या होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ है? ब्रिटेन में है, जापान, कनाडा और भारत में है। नेक्स्ट है, कथन कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है।
और दूसरा कह रहा है कि भारत का अपना संविधान है, तो इसका कारण भी सही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी सही है। भारत का अपना संविधान भी है, ये भी सही है। लेकिन क्या भारत का अपना संविधान है इसलिए भारत लोकतांत्रिक है? तो यदि हम यहाँ पे इसलिए लगाकर दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्या कि ये कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? क्या भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है? गलत है बिल्कुल। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत में राजतंत्र तो नहीं है, भारत में गणतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी नहीं है। भारत में क्या, भारत में एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, मतलब कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और जो संविधान की प्रस्तावना है, मतलब कि प्रियम्बल, उसमें कहा गया कि भारत के संविधान ने राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत जनता को माना है। ठीक है। और संविधान के अकॉर्डिंग जो मंत्रिमंडल होगी वो जनता द्वारा निर्वाचित सदन के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी। जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन होगा, लोकसभा और विधानसभा। नेक्स्ट अगेन कथन और कारण है। कथन ये कह रहा है कि जो मंत्री हैं वो नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, तो बिल्कुल सही है। नीति कौन बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, और जो लोक सेवक होते हैं उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण ये कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, बिल्कुल सही है। संसदीय प्रणाली में अभी हम लोगों ने तो देखा कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो क्या, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो कारण भी सही है। और यदि हम व्याख्या की बात करें तो जो संसदीय प्रणाली है यहाँ पे मंत्रियों का उत्तरदायित्व सिद्धांत है क्या, इसीलिए मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, तो बिल्कुल सही है। इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और भारतीय संविधान के अंतर्गत विधि बनाने का उत्तरदायित्व किस पर है, संसद पर है। और नीति बनाने के बाद उसके क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है, लोक सेवकों पर है। और एक मंत्री का जो उत्तरदायित्व ये भी पूरी मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर बढ़ी थी? तो ये हो जाएगा 1980 के दशक में। नेक्स्ट है, अगेन कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में प्रेसिडेंट तो है लेकिन प्रेसिडेंसी नहीं है उसकी। कारण यह है कि संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, कारण भी सही है। और यदि हम व्याख्या की बात करें तो संविधान में एक मंत्रिपरिषद है, क्या इसीलिए भारत में प्रेसिडेंसी नहीं है? तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही तो हैं लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो भारतीय संविधान ये संसदीय सरकार की स्थापना करता है और राष्ट्रपति इस व्यवस्था में संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ठीक है। लेकिन वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है, ये मंत्रिपरिषद में निहित होती है। और आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ये मंत्रिपरिषद से संबंधित भी है। और जो मंत्रिपरिषद है ये राष्ट्रपति को उसके कृत्यों में के संचालन में सहायता करती है, साथ में सलाह भी देती है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं? क्या भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है? बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार भी है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में भी निहित है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो इसका चौथा नहीं है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है। इसका सही है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो संसदात्मक व्यवस्था जो होती है इसका विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो विधायिका जो होती है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति क्या होगी? यदि बात कर रहा है कि संसदीय जो शासन प्रणाली है ये सफल होगी कब, यदि द्विदलीय व्यवस्था होगी तभी तो सफल होगी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा पद है जो केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाएगा? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री का पद। तो यदि हम बात करें संसदात्मक शासन व्यवस्था की तो इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, ठीक है। एक नाम मात्र की होती है, दूसरी वास्तविक होती है। और नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है जैसे कि भारत में राष्ट्रपति है, ठीक है। और वास्तविक कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है, प्रधानमंत्री, साथ में मंत्रिपरिषद। और सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है वो संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। और वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति होती है ये किस में निहित होती है, ये मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो कि संसद का निचला सदन मतलब कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। और यदि बात करें हम अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की तो इसमें जो वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका ये दोनों ही राष्ट्रपति में निहित होते हैं, तथा जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन संसदीय में ऐसा नहीं है। और अध्यक्षात्मक में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी लागू नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हो जाएगी संसदात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? तो ये होता है पार्लियामेंट।
नेक्स्ट है संसदीय सरकार, ये गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है। तो बेसिकली गोपनीयता के सिद्धांत का अर्थ क्या है कि मंत्रिमंडल के सदस्य ये मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होती है गोपनीयता का सिद्धांत। नेक्स्ट है संसदात्मक सरकार, ये निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है। तो संसदात्मक सरकार की बात करें तो यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे, तो राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या संसदात्मक सरकार कार्य नहीं कर सकती, तो इसलिए उसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और ब्राइस के द्वारा कहा गया था कि संसदात्मक सरकार के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य है और कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश इसके बिना नहीं रह सकता। नेक्स्ट है राज्य और संसदीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है भारत के संविधान से। नेक्स्ट है अगेन कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली है, बिल्कुल सही है, ये वास्तविक प्रमुख होता है। कारण ये कह रहा है कि जो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, कारण भी सही है। और यदि हम व्याख्या की बात करें तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है इसीलिए, क्या है, इसीलिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली होता है। तो इसका कारण भी सही है, कथन भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है किसके प्रति, ये होती है जनता के प्रति। जनता मतलब जनता किसको चुनती है, ये लोकसभा के मेंबर को। तो ये बेसिकली किसके प्रति उत्तरदायी हुई, लोकसभा के प्रति। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की व्यवस्था विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संघात्मक सरकार भी है, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। नेक्स्ट है गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। तो गणतंत्रीय अवधारणा की बात करें तो क्या एक राज्य हो जिसमें जनता सर्वोच्च हो, बिल्कुल सही है ये। और सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ये भी सही है। और जो सर्वोच्च शक्ति है वो एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। तो सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये तो गणतंत्र की बात नहीं हुई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सही नहीं है, उसमें सही नहीं ही पूछा है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल गलत है, भारत में तो संसदीय व्यवस्था ही है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है, तो बिल्कुल भारत में संसदीय शासन है, ना कि संसदीय संप्रभुता। तो इसका कारण सही है, कथन गलत है। नेक्स्ट है एक साधारण विधेयक है, उसको संसद के प्रत्येक सदन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। और ये कौन सा विधेयक है, साधारण विधेयक है। तो उसके लिए पहला चाहिए प्रथम वाचन, फिर होगा उसका द्वितीय वाचन, फिर सीमित अवस्था, प्रतिवेदन अवस्था तथा तृतीय वाचन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अगेन कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि संसद एक आम भारतीय नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(2) में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन है, बिल्कुल करेक्ट है ये। आर्टिकल 19(2) क्या बात करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तो बात करता है। और कारण की बात करें तो कह रहा है कि संसद में दिए गए किसी भी वक्तव्य के संदर्भ में किसी संसद सदस्य को किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो इसका कारण भी सही है, कथन भी सही है। लेकिन इसकी व्याख्या की बात करें तो ये कथन और कारण व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। तो शून्यकाल भारत की देन है, न कि किसी देश से लिया गया है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। शून्यकाल की बात करें तो 12 बजे से शुरू होने के कारण ही इसे शून्यकाल कहा जाता है। और यह दोपहर के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक मतलब कि 1 घंटे का काल होता है। और शून्यकाल में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के किसी मामले को उठा सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकती है। तो संसद के अनेक उपबंध ये संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, और ये आर्टिकल 368 की सीमा से बाहर है, ठीक है। और इनमें आता है जैसे कि नए राज्यों के प्रवेश या गठन से संबंधित, नए राज्यों के निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या फिर संबंधित राज्यों के नामों के परिवर्तन से संबंधित, राज्य विधान परिषद के निर्माण या फिर उसकी समाप्ति से संबंधित हो, या फिर राजभाषा के प्रयोग से संबंधित प्रावधान हो, और 5वीं तथा 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान हो, ये सभी। नेक्स्ट चैप्टर है कह रहा है कि फेडरल सिस्टम, जिसमें पहला है कि भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है, तो ये संबंधित है राज्य एक यूनियन से। तो राज्यों का एक क्या, भारत क्या, राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट है भू राजस्व, ये संविधान में उल्लिखित किस कर की श्रेणी में आता है। तो ये वह कर जो पूरी तरह से राज्य के दायरे में आते हैं, वो हो जाएगा भू राजस्व कर। और राज्यों के द्वारा ही उद्ग्रहित करना, संग्रहित करना तथा इनके द्वारा ही उपभोग करने वाले करों में भू राजस्व कर सबसे प्रमुख है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय जो संघवाद है किस पर बल देता है, तो ये संबंधित है राष्ट्र की एकता पर, राष्ट्र की एकता से।
नेक्स्ट है, कह रहा है कि संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची दी गई है और अंत में दिए गए कूट की सहायता से उनकी विशेषताओं का चयन करना है। पहला ये कह रहा है और बात कर रहा है संघीय की, ठीक है। लिखित और दुष्परिवर्तनशील संविधान होता है, बिल्कुल करेक्ट है। केंद्र तथा संघातरित, ठीक है, इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा भी होता है, ये भी सही है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण, ये शामिल नहीं है, तो इसका 3 गलत हो जाएगा। चौथे की बात करें तो द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल भी होता है, तो इसका सही है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो यदि हम बात करें संघीय संविधान की, तो ये लिखित होता है, कठोर संविधान होता है। जैसे भारत का संविधान क्या है, अंशतः लचीला तथा अंशतः कठोर संविधान है। और संघ तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी होता है। और द्विसदनीय संघीय विधानमंडल तथा समय समय पर संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका भी होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जो कि संघ और उसकी इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवादों का समाधान करने के लिए अंतिम निर्णायक के रूप में कार्य करती है। यहाँ हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं है, तो ये हो जाएगा भारत में नहीं है। कहाँ कहाँ है ये, यूएसए, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक संविधान है, ये कहा गया था केसी वियर के द्वारा। और इनके द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली की व्यवस्था है जो कि परिसंघ कल्प है, ठीक है। और यह एक ऐकिक राज्य है जिसमें कुछ अनुसंघिक परिसंघीय लक्षण भी हैं। यह अनुसंघी ऐकिक लक्षण वाला परिसंघीय राज्य नहीं है, कहा गया था केसी वियर के द्वारा। नेक्स्ट है, अगेन कथन और कारण दिया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, बिल्कुल करेक्ट है ये। कारण ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघात्मक के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं भी हैं, कारण भी सही है। और व्याख्या की बात करें तो भारतीय संविधान में एकात्मक के साथ साथ संघात्मक लक्षण भी देखने को मिलते हैं, इसी कारण भारत क्या है, अर्ध संघात्मक राज्य है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संघ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो यहाँ पे न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सही है। और इसमें नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, इसका ऑप्शन बी ही सही नहीं है, क्योंकि भारत में राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वो भारत में क्या है, सभी स्टेट की जनसंख्या के आधार पर है, ना कि समान प्रतिनिधित्व। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। कारण यह है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, कारण भी सही है। लेकिन भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसलिए भारत अर्ध संघात्मक है, तो ये गलत हो जाएगा, व्याख्या नहीं कर रहा है। सिर्फ कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का कारण क्या था, कि इस देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण को स्वीकारा गया है, ठीक है। इसी कारण संविधान निर्माताओं के द्वारा संघीय ढांचा अपनाया गया था। नेक्स्ट है, किसने भारत के संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाला एक संघ शासन की संज्ञा दी है, तो ये कहा गया था आइवर जेनिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट है, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना गया है, तो हो जाएंगे केसी वियर को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कथन किसके द्वारा कहा गया है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो ये हो जाएगा केसी वियर के द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक संविधान है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है संविधान संशोधन के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है, तो ये हो जाएगा केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध, ठीक है। तो भारतीय संविधान का फर्स्ट आर्टिकल, इसमें कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। और भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं की बात करें तो इसमें द्वैध राज पद्धति है, द्वैध पद्धति है, ठीक है। लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा द्विसदनात्मक विधायिका है। नेक्स्ट है, संघात्मक शासन में क्या मिलता है, तो यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता तथा लिखित और कठोर संविधान देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या शामिल है, तो इसमें शामिल है राज्य और संघों के मध्य संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र तथा विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये सभी शामिल है एक संघीय राज्य व्यवस्था में, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है संविधान के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। याद रखना क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि भारत के संविधान का लक्षण नहीं, पूछ रहा भारत के संविधान का कौन सा संघीय लक्षण नहीं है। तो संघीय लक्षण में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा शामिल है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान भी आता है केंद्रीय संघीय लक्षण में, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, लेकिन एकहरी नागरिकता ये संघीय लक्षण नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि भारत में संविधान संघ तथा राज्यों शक्तियों में बटा है, इस तो इसका कारण भी सही है। लेकिन जो भारतीय संविधान है यहाँ पे संघ तथा राज्यों में शक्तियाँ बटी है, इसलिए भारत गणतंत्र है, तो इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा कह रहा है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि भारत एक संघीय राज्य है, तो इसका कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो भारत क्या है, एक संघीय राज्य है और संघीय राज्य के आवश्यक लक्षण की बात करें तो इसके लिए चाहिए लिखित संविधान। संविधान के द्वारा केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन, मतलब केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। और केंद्र तथा राज्यों के मध्य उत्पन्न जो विवाद हैं इनके समाधान के लिए एक सुप्रीम कोर्ट भी होना चाहिए। लेकिन यह संघवादिता पूरी तरह से यहाँ पर व्यवहारिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शक्तियों के विभाजन का सुझाव केंद्र की ओर है, ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियाँ, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, आर्टिकल 249 अखिल भारतीय सेवाएं, आर्टिकल 356, ये सभी भारत को पूर्ण संघीय राज्य बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिए। कथन कह रहा है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल करेक्ट है। कारण ये कह रहा है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की, उसने मतलब किसने, संघीय प्रणाली ने, तो कारण भी सही है। लेकिन यदि व्याख्या की बात करें तो शक्तिशाली केंद्र की रचना की है इसलिए संघीय प्रणाली है, तो इसका कथन और कारण तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है कथन और कारण है। कथन कह रहा है कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें संघवाद और एकात्मवाद दोनों के लक्षण मिलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है कथन। कारण कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां संघ का निर्माण करने वाले इकाइयों को प्रदत्त है, तो इसका कारण गलत है लेकिन कथन सही है। तो यदि कारण की बात करें तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संघ को प्राप्त है, ठीक है, ना कि राज्य को। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि भारत उस अर्थ में संघ नहीं है जो कि अमेरिका समझते हैं, मतलब कि जैसा अमेरिका है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि भारत एक तरह से अर्ध संघीय है। कारण कह रहा है कि भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है, तो इसका कारण गलत है, कथन सही है। तो यदि हम बात करें भारतीय संघीय व्यवस्था की, तो यहाँ पे दोहरा शासन है, और दोहरा शासन का मतलब क्या है कि यहाँ संघ राज्यों के लिए सरकारें अलग अलग और अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, जैसा कि अमेरिका में नहीं है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि संघवादी व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, आवश्यक है, बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि यह केंद्र और इकाइयों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान करती है, कारण भी सही है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है किसके द्वारा कहा गया था कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, तो ये कहा गया था BR अम्बेडकर जी के द्वारा। नेक्स्ट है संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है, तो ये हो जाएगी न्यायपालिका। नेक्स्ट है भारत में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है कनाडा के संविधान से। और अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, और रशिया से लिया गया है मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है अगेन कथन और कारण है। कथन ये कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, बिल्कुल सही है, और यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है, ये भी सही है। तो क्या शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित होने के कारण यह व्यवस्था यह प्रकृति संघीय है, तो बिल्कुल नहीं, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन कथन और कारण दोनों सही जरूर है। नेक्स्ट चैप्टर है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। कह रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है कहाँ से, तो ये प्राप्त होता है भारत के संविधान से। और भारत का संविधान ये अपने स्वरूप में संघीय है तथा जो समस्त शक्तियां हैं, मतलब कि विधायी कार्यपालिका और जो वित्तीय शक्तियां हैं, ये सभी केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। और संविधान का जो भाग 11 है, इसके अध्याय 1 में आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंध है, और भाग 11 के अध्याय 2 में 256 से लेकर 263 तक केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। और भाग 12 जो है इसमें 268 से लेकर 281 तक केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ तथा राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, तो हो जाएगा भाग 11 अध्याय 1। तो केंद्र तथा राज्यों के बीच जो विधायी शक्तियां, इनका बंटवारा होता है, ये किस में दिया गया है, तो हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में 3 विषय हैं, कौन कौन से, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची। और संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। और समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन विवाद में यदि कुछ भी विवाद होता है तो किसका, केंद्र का कानून माना जाएगा। और अवशिष्ट शक्तियाँ की बात करें तो ये
केंद्र में निहित होती हैं, जिस पर कानून बना सकती है केंद्र सरकार। भारतीय संविधान के अनुसार किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं, तो ये की गई हैं केंद्र को। नेक्स्ट है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारतीय संविधान 3 सूचियों प्रदान करता है और निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन से 2 आर्टिकल शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, तो ये संबंधित है शक्तियों के वितरण से आर्टिकल 245 तथा 246। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं थे, तो सरकारिया आयोग, राजमन्नार पुंछी आयोग तो संबंधित थे, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता समिति संबंधित नहीं थे। तो 1998 में गठित इंद्रजीत गुप्ता कमेटी का संबंध चुनाव सुधार से था, ठीक है, ना कि केंद्र राज्य संबंध से। और यदि हम बात करें केंद्र राज्य संबंध की, तो इसके लिए गठित की जाती है शीतलवाड़ कमेटी, जिसे प्रशासनिक सुधार आयोग भी कहते हैं, 1966, 69 में। राजमन्नार कमेटी, ये भी 1969 में। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, सरकारिया आयोग 1983 तथा MM पुंछी आयोग 2007 में गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या फिर प्रस्ताव केंद्र राज्य के संबंध के बारे में है, तो इसमें राजमन्नार, सरकारिया तथा आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सरकारिया आयोग की संस्तुतियों में शामिल नहीं था, तो इसमें शामिल था क्या क्या, तो इसमें सक्रिय राजनीतिज्ञों को राज्यपाल न नियुक्त किया जाना शामिल था, राज्य सरकारों द्वारा दिए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाना शामिल था, लेकिन अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाना, ये शामिल नहीं था सरकारिया आयोग की संस्तुतियों में, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र राज्य संबंध किस पर निर्भर करते हैं, तो ये संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर तथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं, तो ये हो जाएगा राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव है, दृढ़ दलीय अनुशासन और केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता। ये सभी कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 3। क्षेत्रीय दलों का उदय, ये इससे संबंधित नहीं है, तो इसके केवल हो जाएंगे 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है, बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, कारण भी सही है। और राज्यों के पास विकास के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, इसीलिए केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है, तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग। और भारतीय संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 268 से लेकर 281 में केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राज्य जो है ये संघ सूची पर अधिकार रखते हैं, बिल्कुल गलत है। राज्य का संबंध राज्य सूची से है, ना कि संघ सूची से। यहाँ पर राज्य संघ तथा राज्य सूची पर अधिकार रखते हैं, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के अधीन है, गलत है, ये केंद्र के अधीन है। चौथा कह रहा है कि तीनों सूचियों के विषय में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापिका को प्रधानता दी जाती है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये, जिसका सही होगा ओनली डी। तो आर्टिकल 254 ये बात करता है सूचियों के विषय में। विधान बनाने के केंद्र और राज्य में यदि असंगति होती है तो राज्य द्वारा बनाई गई जो कानून है ये विरोध की मात्रा तक शून्य रहेगी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं, तो इसमें हो जाएगा नहीं रखते, इनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो आर्टिकल 292 व 293 में केंद्र तथा राज्यों को उधार लेने की शक्ति दी गई है। और भारत की संचित निधि की साख पर जो केंद्र है वो देश के भीतर या फिर विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकता है, पर कोई भी राज्य या राज्य विधानमंडल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर ही ऋण ले सकता है, वह विदेशी देशों से ऋण नहीं ले सकता। नेक्स्ट है, भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ा जाता है 1992 तृतीय तल मतलब कि स्थानीय स्वशासन। और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायतों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है इंटर स्टेट रिलेशन, जिसमें पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा यूपी शामिल नहीं है इसमें। तो केंद्र तथा सभी राज्यों का एक साथ मिलकर कार्य करने की संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का मेंबर है, तो ये है मध्य क्षेत्रीय परिषद का, तो ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है। गलत है, यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो यही क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इनका उद्देश्य क्या है? विभिन्न राज्यों के मध्य पारस्परिक संवाद कायम करना तथा राज्यों के जो आपसी विवाद है उनको अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करना। और ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये सांविधिक निकाय है। और इन परिषदों का उद्देश्य क्या है? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र के बीच सहभागिता, समन्वय को बढ़ावा देना। और ये परिषदें जो होती हैं, ये आर्थिक, सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक, सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन जैसे संबंधित विचार विमर्श तथा संस्तुति कर सकती हैं। और ये केवल चर्चात्मक परामर्शदात्री निकाय है। कौन सी? क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो अंतर्राज्यीय विकास में सहायता करना, अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान करना तथा अंतर्राज्यीय सहयोग प्रदान करना। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं ये क्या है? ये परामर्शदात्री निकाय हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में कथन दिया गया है, सही बताना है। तो इनकी अध्यक्षता संघीय गृह मंत्री करता है और ये परामर्शदात्री निकाय है, तो इसका पहला ही सही है। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण होता है तो ये संवैधानिक प्रावधान के तहत, तो आर्टिकल 263 ये संबंधित है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से। और यदि राष्ट्रपति को किसी समय यह लगता है कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन कर सकता है। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। इसका अध्यक्ष जो होता है इस परिषद का वो होता है प्रधानमंत्री। कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो यह है राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत गठित की जाएगी? तो ये की जाएगी आर्टिकल 263 के तहत। और भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की गई थी कब? 1990 में। नेक्स्ट है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? दिया जाएगा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या फिर संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो ये बिना किसी राज्य की सहमति से भी कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 253 कहता है कि संसद को किसी अन्य देश या फिर देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या फिर अभिसमय या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या फिर अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। किसको है? संसद को है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में किसे अंतर्राज्यीय परिषदों का प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है? तो अंतर्राज्यीय विवादों को जांच करना और उन पर सलाह देना, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य क्या है? केंद्र तथा राज्य या फिर एक या एक से अधिक राज्यों के समान हितों के विषय में अन्वेषण और विचार विमर्श करना भी शामिल है। राज्यों के मध्य समन्वय के विषय में संस्तुतियां करना भी शामिल है। इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट चैप्टर है इमरजेंसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ये शामिल है आर्टिकल 355 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के मध्य भारत के संविधान के अंतर्गत लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि को एक बार बढ़ाया जा सकता है, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है केवल। आर्टिकल 352 ये बात करता है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण पूरे भारत या फिर इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित संसूचना प्राप्त होने पर राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। और आर्टिकल 360 बात करता है वित्तीय आपातकाल से। और आपात के समय लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है तथा संसद या राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी प्रत्येक 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। और ये दोनों जो विस्तार होंगे ये आपातकाल की समाप्ति के बाद, यदि आपातकाल समाप्त हो गया तो जो 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है इसके बाद अधिकतम 6 माह तक के लिए ही लागू रहते हैं। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है, तो ये कर सकता है बाहरी आक्रमण पर और सशस्त्र विद्रोह पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की शक्ति किसमें निहित है? तो ये हो जाएगी राष्ट्रपति में। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो ये संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो कभी भी नहीं लगा आज तक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो हो जाएगा आर्टिकल 356। और 356 के अंतर्गत सबसे पहले राष्ट्रपति पटियाला तथा ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन मतलब कि पेप्सू में लागू किया गया था ये। और किसके तहत? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 बात करता है राष्ट्रीय आपातकाल की। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग सकता है 356 के तहत। 360 बात करता है वित्तीय आपात की।
और 352 के तहत घोषित जो राष्ट्रीय आपात है उसको एक महीने में संसद का अनुमोदन मिलना अनिवार्य भी है, नहीं तो वह स्वतः ही 1 माह के बाद समाप्त हो जाएगा। जो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात है, और 356 तथा 360 के तहत जो आपात है उसको संसदीय अनुमोदन की अवधि 2 माह है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किन आधारों पर की जा सकती है? तो ये बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह, तो इसका हो जाएगा 1, 3 और 4। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल है? तो ये हो जाएगा 3, अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है? तो ये बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह तथा वित्तीय संकट के। नेक्स्ट है संसद के द्वारा इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो यह भी हम लोगों ने देखा 1 माह, किसमें? आर्टिकल 352 में नहीं था ये। आपात की घोषणा को स्वीकृति है तो संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, तो 1 माह के अंदर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, तो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा 356 में खंड 5 जोड़ा गया और आर्टिकल 356 के अधीन यह घोषणा की गई कि इसकी अवधि को 1 वर्ष के लिए परिसीमित कर दिया गया। ठीक है, और इसका जो अपवाद है वो तभी हो सकता है जब 352 के अधीन आपात की घोषणा प्रवृत्त हो। ठीक है, और जो निर्वाचन आयोग है वह यह प्रमाणित कर दे कि तुरंत निर्वाचन कराना असंभव हो, और ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसके बने रहने के लिए उत्तरोत्तर संकल्प पारित करके यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। भारत में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने का अधिकार किस आधार पर नहीं होगा? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तो है, लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं है। और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा ही आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से विस्थापित किया गया था। नेक्स्ट है केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो किसी भी समय नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति शासन ये राज्यों में लगाया जाता है, ना कि संघ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार ये राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या फिर सीमित नहीं होंगे, मतलब आर्टिकल 20 तथा 21, ये हम लोगों ने फंडामेंटल राइट में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या होगा? संसद की विधायिनी शक्ति का विस्तार हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लगा था? ये लगा था पेप्सू, पंजाब में। नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की कौन सी धारा डेड लेटर रहनी थी? तो ये रहनी थी 356। नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें कह रहा है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल ही शून्यकाल होता है। कौन सा? 12 बजे से 1 बजे का, और ये भारत की देन है। नेक्स्ट है संसद में शून्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो संसदीय नियमों में शून्यकाल का कोई उल्लेख भी नहीं है, बिल्कुल सही है। यह दोपहर 12 से लेके शुरू होता है, जो कि शून्य का प्रहर होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात रहता है कि इस समय क्या घटित हो सकता है और सरकार के खिलाफ कौन सा प्रहार किया जा सकता है, तो इसका तीसरा ही सही नहीं है, तो इसलिए उसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और प्रश्नकाल के बाद दोनों सदनों में घटित समय को प्रायः शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन को अपना लेता तो क्या होता? तो शासनाध्यक्ष का काल क्या है? स्थिर रहता। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली की निम्न प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। सरकार का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है। और कार्यपालिका का अस्तित्व संसद पर आधारित होता है, तो इसके हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है, तो ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है भारत की संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है? तो भारत में क्या है? न्यायिक समीक्षा, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व है? तो इसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों का संयोजन शामिल है। और यदि बात करें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, तो इसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से क्या अलग होते हैं? संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता ब्रिटेन को माना जाता है। नेक्स्ट है संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य एकीकरण। कि विधायी कार्य करने के लिए भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और आर्टिकल 108 कहता है
कि यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति है दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और आर्टिकल 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। और यदि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहता है तो कोई पीठासीन जो होता है वो 118 क्लॉज 3 के तहत बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार उसकी अध्यक्षता करेगा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा ये हो जाएंगे 544 तथा राज्यसभा ये हो जाएंगे 250। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, जिसमें से 238 मेंबर राज्यों से व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं तथा 12 मेंबर को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और राज्यसभा ये है आर्टिकल 80 में। लोकसभा कितने में है? लोकसभा है आर्टिकल 81 में। यदि हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 542, ना कि 543। नेक्स्ट है सदन के एक सदस्य को स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं यील्डिंग द फ्लोर। नेक्स्ट है यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त होता है कि वे मत बराबर की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। कौन? उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है भारतीय संसद में कौन शामिल होता है? तो इसमें राष्ट्रपति तथा लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट है भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है यह है कि मंत्रिमंडल का प्रावधान करे, ये भी सही है। जो मंत्रिमंडल है इसकी सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, बिल्कुल नहीं, इसका सी गलत है। इसमें मंत्रिमंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के मेंबर हो सकते हैं, तो इसका तीसरा गलत हो जाएगा। तो बात करें मंत्रिमंडल की, तो इसका मेंबर जो होता है, जो मंत्रिमंडल का मेंबर होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। और यदि दोनों सदनों का भी सदस्य नहीं है तो भी वह मंत्री बन सकता है, यानी कि मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, लेकिन उसे मंत्री पद को धारण करने के बाद 6 माह के अंदर दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है वो संसद का अंग है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति संसद का अंग है। कारण कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बना सकते, इसका कारण भी सही है। और राष्ट्रपति संसद का अंग है, इसीलिए राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून भी नहीं बना सकते हैं। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है? ये निहित होती है राष्ट्रपति सहित संसद में। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या कितनी है? मतलब कि कोरम ये होना चाहिए 1/10। तो आर्टिकल 100 के क्लॉज 3 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा या फिर अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के प्रत्येक सदन का अधिवेशन संचालित करने के लिए जो गण पूर्ति है वो सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है, तो ये निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के बाद लिया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा। और आर्टिकल 103 कहता है कि संसद के किसी सदन का कोई भी सदस्य, और आर्टिकल 102 के क्लॉज 1 में वर्णित किसी भी निर्भरता से यदि ग्रस्त है या नहीं है तो भी वह राष्ट्रपति को विनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाएगा और राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम होगा। नेक्स्ट है संविधान की विषय सूचियों में से दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो ये बना सकती है पार्लियामेंट। नेक्स्ट है संघीय संसद ये राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। कब बना सकती है ये बताना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए बना सकती है। पार्लियामेंट राज्य सूची के विषय पर कानून बिल्कुल सही है। संबंधित राज्य की सहमति से बना सकती है। और राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तब भी बना सकती है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत। और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया हो अंडर आर्टिकल 249, तो इसके हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। तो संसद आर्टिकल 253 के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए, 252 के तहत संबंधित राज्य की सहमति से, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगने पर और 249 के तहत राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले कम से कम 2/3 सदस्य इस संकल्प का प्रस्ताव पारित कर देते हैं तब, ठीक है, तब संसद क्या है कि इस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। और यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तब भी भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट है भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती, कब तक?
तो यदि भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे, नहीं। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तब तक संसद राज्य सूची के विषय में कानून नहीं बना सकती, दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधान आवश्यक है, इसका तीसरा गलत हो जाएगा। विधानसभा से प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है संसद को कानून बनाने के लिए। यदि राष्ट्रीय आपातकाल हो तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो जो संसद है उसको राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए क्या चाहिए, राष्ट्रीय आपातकाल और राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। तो इसका हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। तो राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में, बिल्कुल ये तो सही है। और राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करने के बाद भी संसद कानून बना सकती है, उसका दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि ऐसी विधि संपूर्ण भारत या फिर उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, बिल्कुल गलत है, इसका डी ही गलत है, क्योंकि कौन बना सकता है कानून, ये बना सकती है संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लाभ का पद, मतलब कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्णय कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति तथा राज्यपाल। तो कोई भी पद लाभ का पद है या नहीं, इसका निर्णय 103 के तहत राष्ट्रपति केंद्र में तथा 192 के अंतर्गत राज्यों में राज्यपाल करता है। लेकिन जो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल है, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले ये निर्वाचन आयोग की क्या लेते हैं, राय लेते हैं। नेक्स्ट है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स। नेक्स्ट है संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय होना चाहिए, ये होना चाहिए 6 मंथ्स का। नेक्स्ट है कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर वलित है और आर्टिकल 110 में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन बी। लेकिन यदि कोई विधेयक धन विधेयक है तो उसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो आर्टिकल 103 के अकॉर्डिंग कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय ही अंतिम होगा। जब भी कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उसके विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है, तो हो जाएगा राष्ट्रपति को। और यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त किससे है, ये हो जाएगा आर्टिकल 111। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं। तो ये धन विधेयक या फिर वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। धन विधेयक को निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में ये भी लोकसभा के पास राइट है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में ये भी सही है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन ये संबंधित है राज्यसभा से आर्टिकल 312 के तहत, तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है क्षेत्रीय समायोजन की शक्ति भारत में किसके पास है, जिसके द्वारा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा संसद के द्वारा। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उसकी समाप्ति की जा सकती है, तो ये राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो वर्तमान में कितने कुल राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है, तो ये 6 राज्य हैं, कौन कौन से, बिहार और कर्नाटक। तो इसमें हो जाएगा यूपी एंड बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इनको याद रख सकते हैं, यूपी और उसका पड़ोसी बिहार, कर्नाटक और उसका पड़ोसी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उससे अलग हुआ उसका पड़ोसी कौन सा, तेलंगाना। और आर्टिकल 368 बात करता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा। नेक्स्ट है संसद में लोक लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है तो जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है तब, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय संसद के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यह देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है, बिल्कुल सही है। यह समर्थी व संघीय सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में कानून भी बना सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है, ऐसा नहीं है, संसद के पास शक्ति नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है, और इस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। भारत की संघ की विधायी शक्तियाँ किस में निहित होती हैं, तो ये निहित होती हैं संसद में। तो भारतीय संविधान का भाग 5 अध्याय 2 में आर्टिकल 79 से लेके 122 ये बात करता है भारतीय संसद की विधायी शक्तियों से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वह सही क्रम है जिससे होकर संसद में कोई भी साधारण विधेयक पारित किया जाता है। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बस इसकी लैंग्वेज चेंज है। तो यदि साधारण विधेयक पारित करना हो तो उसके सबसे पहले क्या पुनः स्थापना किया जाता है,
मतलब कि पुनः स्थापना प्रस्ताव लाया जाता है, सैद्धांतिक चर्चा की जाती है, उसमें खंडशः विचार किया जाता है, फिर प्रमाणीकरण दिया जाता है उसका, और सबसे लास्ट में उस पर सहमति होती है। तो इसलिए उसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सामान्य वित्तीय विधायन में कौन कौन से चरण शामिल हैं। तो इसमें बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, बजट पर चर्चा होती है, विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है, लेकिन इसमें लेखानुदान नहीं शामिल है सामान्य वित्तीय विधायन में, और इसमें वित्त विधेयक को पारित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5। नेक्स्ट है लेखानुदान। ये संघ सरकार को अनुमति देता है कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। कौन? लेखानुदान। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी। तो ये दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। आर्टिकल 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाता कौन है। तो वो बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अध्यक्षता की जाती है आर्टिकल 118 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। और 1950 से लेके अब तक संसद की 3 संयुक्त बैठकें बुलाई गई थी। पहले तो 1960 में दहेज प्रतिषेध से संबंधित विधेयक पर, दूसरा बुलाया गया था बैंक सेवा आयोग 1977 तथा तीसरा आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में। नेक्स्ट है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो ये होती है साधारण विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। पहला बिल्कुल गलत है। 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन नहीं कर सकती है। तो कथन तो गलत हो गया। कारण की बात करें तो कारण कह रहा है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो इसका कारण सही है, लेकिन कथन गलत है। तो 1973 में केशवानंद भारतीवाद आया था। इसके बाद क्या हुआ, संसद संविधान के उन भागों का संशोधन नहीं कर सकती जो कि संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करते हैं, और ये निर्णय के बाद ही संसद की संविधान संशोधन की शक्ति क्या हो गई, सीमित हो गई है। तो आर्टिकल 368 के तहत जो संसद है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो ये प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। तो अमेरिकी संघ की तरह ही भारत को ही सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को आर्टिकल 13, 32, 137 तथा 226 के अंतर्गत संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिक वैधता की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। नेक्स्ट है संसद के अधिकारियों में कौन शामिल होता है। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव तथा राज्यसभा के अध्यक्ष ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संसद में एक गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो जाएंगे मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सांसद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों की सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। तो चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता भी शामिल है। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार भी है सामूहिक विशेषाधिकार, लेकिन साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता ये संसद सदस्यों का विशेषाधिकार नहीं है। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये पीसीएस 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट है सामान्यतः एक वर्ष में संसद के कितने अधिवेशन होते हैं। तो हो जाएंगे 3 अधिवेशन। तो सामान्यतः संसद में शीतकालीन सत्र, बजट सत्र तथा मानसून सत्र होते हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कह रहे हैं कि भारत में प्रेसिडेंट तो है लेकिन प्रेसिडेंसी नहीं है। बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है। इसको हम लोग अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कारण कह रहा है कि यहाँ पे एक मंत्रिपरिषद होती है। कारण भी सही है, लेकिन यहाँ मंत्रिपरिषद होती है इसलिए भारत में प्रेसिडेंसी नहीं है। तो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन कथन और कारण दोनों ही सही है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो भारतीय राजनीति क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार भी है, संघीय नीति भी है, लेकिन राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं शामिल है, और इसीलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी।